नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। तो आज सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ ही परिषदीय स्कूल के बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है। जी हां, परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग के साथ ही जूता, मोजा, स्टेशनरी के लिए अभिभावकों के खाते में डीबीटी से धनराशि भेजी गई है। यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि भी दी गई है। ये राशि निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए सीधे अभिभावकों के खातों में भेजी गई है। इससे पहले स्कूल के बच्चों को मिलने वाले ड्रेस को लेकर काफी शिकायतें रहती थी, लेकिन उन शिकायतों को दूर करने के लिए अब डीबीटी माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1200 रुपए का शगुन सभी बच्चों के अभिभावकों को भेजा है, वो भी उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से। पहले 1100 रुपए दिए जाते थे, इसमें 100 रुपए की और वृद्धि करते हुए 1200 रुपए हर छात्र के अभिभावक के अकाउंट में गया है। और उस अकाउंट से ये उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक हर छात्र के लिए यूनिफॉर्म बनवाने के लिए उनके अभिभावकों के साथ बैठक करके एक समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें कि उनके लिए 2 यूनिफॉर्म बन जाए। बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, ये सभी उन बच्चों के लिए क्रय अभिभावक कर ले और बच्चे नियमित रूप से अपनी यूनिफॉर्म में ही स्कूल आए। आदित्यनाथ ने आज बच्चों को सौगात दी है, जहां सभी स्कूली बच्चों का इंतजार खत्म हो गया और उनके अभिभावकों के खातों में 1200 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, ताकि स्कूल जाने वाले बच्चों को किसी भी तरीके से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पहले ये राशि थी 1100, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 1200 रुपए कर दिया गया है। रुक करते हैं गौरव का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, छात्रों के साथ ही अभिभावकों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि अब स्कूल ड्रेस के साथ ही जूते और स्टेशनरी के सामान के लिए डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खातों में 1200 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। गौरव जी बिल्कुल मुस्कान, पहल बहुत अच्छी है और यहाँ पर चूंकि समय का इंतजार भी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक सत्र है वो शुरू हो चुका है, जुलाई शुरू हो चुका है और यहाँ पर सभी इंतजार कर रहे थे कि कब पैसे आएंगे। और बच्चे जो परिषदीय स्कूल है, बेसिक शिक्षा स्कूल है उत्तर प्रदेश के, उनके जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनकी संख्या करीब 1,91,00,000 है, उन सभी बच्चों के अभिभावकों के खाते में यहाँ पर पैसे भेज दिए गए हैं। पहले हालांकि ये धनराशि महज 1100 रुपये होती थी, इस बार ये राशि 1200 कर दी गई है और इस राशि के माध्यम से जूता, मोजा, स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की जो समस्या है वो हल हो सकेगी। और भी बेहतर प्रयास है और लगातार 3 सालों से प्रयास लगातार चलता चला आ रहा है मुस्कान। लेकिन देखिए गौरव, 1200 रुपए की धनराशि है, क्या वाकई में इसमें यूनिफॉर्म से लेकर के स्टेशनरी का सामान आ पाएगा बच्चों का? बिल्कुल सही बात है मुस्कान, यहाँ पर एक पहल जरूर की गई है, पर इस पर लेकर पहले भी सवाल उठे हैं। जब ये शुरुआत हुई थी 1100 रुपये में, तब भी तमाम पार्टियों के नेता में, खासतौर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा था कि 1100 रुपये में मुख्यमंत्री बताएं कैसे सामान खरीदा सकता है इस महंगाई में। क्योंकि यहाँ पे स्कूल ड्रेस अगर खरीदनी है, जूता खरीदना है, मोजे खरीदना है, बैग खरीदना है, इसके अलावा जो स्टेशनरी खरीदनी है, वो महज 1100-1200 रुपये में कैसे पूरा हो सकता है, ये सवाल बड़ा विपक्ष के द्वारा था। पर चूंकि सरकार की अपनी एक सोच है, अपनी नीति है, जिसके तहत उन्होंने एक आइडिया लगाया कि इतने पैसे में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब वो सोच पूरी हो पाती नहीं हो पाती मुस्कान, क्योंकि यहाँ पर जो आरोप है, जो यहाँ बात कही गई थी, कहीं ना कहीं वो इस महंगाई को देखते हुए कमतर ही माना जाता है कि 1200 रुपये में तमाम चीज़ें मुहैया कराना इतना आसान नहीं है। पर कहने वाली बात है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है और शायद यहाँ पर 1200 रुपये के माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान हो सकेगा। लेकिन देखिए गौरव, महज समाधान निकालना ही बहुत नहीं होता है। काम चलाओ काम तो हर एक जो सरकार है वो करती हुई आ रही है, लेकिन जिस तरीके से दावा करती है बीजेपी की उनके शासन में हर एक काम सुचारू और एक नियम के अनुसार होता है। ऐसे में एक तो पहले न्यू सेशन की शुरुआत हो चुकी है, पैसे लेट से आ रहे हैं, उसके बाद पैसे की जो राशि है वो महज 1200 है। क्या वाकई में 1200 में सारी चीजें आना एक तो पहले पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो जो सरकार है वो ये भी बता दे कि पेरेंट्स आखिर ये सारी चीजें खरीदे कहां से, जो 1200 के बजट में ये सब चीजें आ जाएं। बिल्कुल सही बात है मुस्कान, यहाँ सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सोच बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो बात कही जा रही है
बिल्कुल सही है, क्योंकि 1200 रुपये में इतना सामान खरीदना संभव नहीं है। मैंने आपको कहा वही बात बताई, कुछ नहीं कुछ होने बेहतर है, पर यहाँ पर चूंकि सरकार को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आरोप विपक्ष की बात करें या फिर जनता की बात करें, अभिभावक भी जानते हैं कि सारा सामान 1200 में खरीदना संभव नहीं है। आने वाले समय में पहले राशि 1100 थी, अब 1200 ही है। हो सकता है सरकार इस पर समीक्षा करे और समझ सके कि हाँ, इतना सब कुछ सामान 1100 में 1200 में आना संभव नहीं है, या हो सकता है ये राशि आने वाले समय में अगले साल इसको बढ़ा दिया जाए। फिलहाल 1200 रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। 1,91,00,000 बच्चों के अभिभावकों के खातों में भेजा गया है और पढ़ाई व्यवस्था को बेहतर करते हुए और तमाम जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार की पहल है। ठीक है गौरव, देखिए आज पैसा भी ट्रांसफर हो गया है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भी कहा कि जो शिक्षा है उसमें लगातार यूपी में सुधार किया जा रहा है। लेकिन गौरव, आज भी लगातार हमारे पास खबरें आती हैं जहां शिक्षकों की लापरवाही देखने को मिलती है, समय से स्कूल नहीं खुलता है और जो स्कूल है उनकी स्थिति भी बेहद जर्जर है, क्योंकि जहां बारिश तेज होती है स्कूल तो बंद हो जाते हैं। इसको लेकर क्या कर रही है योगी सरकार? बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पर स्कूलों को देखते हुए यहाँ पर प्रयास करने पड़ेंगे, बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। केवल यहाँ पर बात करने से या निगरानी करने से या केवल बीएसए तैनात कर देने से या बीएसओ के दौरे करने से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। अगर हम स्कूल की तस्वीर बदलना चाहते हैं तो वास्तव में प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों में जो सामाजिक संगठन है उनके सहयोग से और जो वहाँ के बीएसए उनके सहयोग से एक नीति के तहत तमाम स्कूलों में बदलाव किया गया है। पर अगर हम देखें तो अधिकांशता संख्या में जो स्कूल हैं वो बदहाल हैं। उन स्कूलों पर यहाँ पर तमाम चीज़ें, मेज़ की बात करें या ब्लैक बोर्ड की बात करें या तमाम ज़रूरी सुविधाओं की बात करें, वो उपलब्ध नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो स्कूल हैं उनकी हालत कैसे सुधारें, क्योंकि अगर आप सरकारी स्कूल को बेहतर कर लेंगे तो आने वाले समय में उसका लाभ भी मिलेगा और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी जाएंगे, उच्च वर्गीय लोग के बच्चे पढ़ने भी जाएंगे। और हम लगातार देख रहे हैं कि अगर तमाम सुविधाओं का अभाव रहता है, इसके चलते गरीब वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और जहां पर केवल फीस और किताबों के नाम पर शोषण होता है। और निश्चित रूप से शोषण से इजाद दिलाने हेतु सरकार को यह बेहतर कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि इससे पहले तमाम तरह की चर्चाएं कही गई थी कि जो इस तरह स्कूल बनाना है कि जो अधिकारी रहेंगे वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, जिससे कि जो आम जनता वो भी भेज पाए। हाँ, तमाम तरह की बातें जो कही गई थी कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना शुरू करें, तमाम जगह पे किया भी गया था। पर चूंकि एक मिसाल पेश करना जरूरी नहीं है, मिसाल पे काम करते हुए वह लगातार उस चीज़ को बनाए रखना भी जरूरी होता है। मुस्कान, ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज छात्रों के साथ ही उनके अभिभावकों का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से जो 1200 रुपए की धनराशि है वो बच्चों को दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या 1200 रुपए में ये सारी चीजें आ जाएंगी, स्टेशनरी से लेकर के बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म और उनके बैग? कहीं ना कहीं अब ये सवाल काफी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में 1200 रुपए में क्या कुछ आएगा और इसको लेकर के आगे भाजपा का रुख क्या होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। कल का दिन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि कल यानी कि 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जो कि 11 अगस्त तक चलेगा। और दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें ऐसी है जो प्रस्तावित की गई हैं, यानी कि कल से लेकर के 11 अगस्त तक सदनों में 17 बैठकें होनी हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सत्र में कई जरूरी विधेयक पेश किए जाने हैं। ऐसे में सभी दलों को सत्र चलाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार नियम और प्रक्रिया के तहत किसी भी विषय पर चर्चा करने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी पूरे हैं। जहां एक और सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने का प्रयास करेगा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामलों पर जेपीसी गठित करने की मांग समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। देखिए, सत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन हंगामे तो देखने को मिलते हैं। और पिछली बार जो सत्र चला था उसमें भी कोई विधेयक पास नहीं हो पाया था, और जो जनता के पैसे हैं उस पर कहीं ना कहीं पानी फेरते हुए चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो संसद में नजर आए थे। ऐसे में इस बार का मॉनसून सत्र कैसा रहेगा, इस पर जानकारी देने के लिए विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, कल से यानी कि 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में विभांशु, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको विपक्ष उठाने का प्रयास करते हुए जो सत्ता पक्ष है उसको घेरने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा?
जी बिल्कुल मुस्कान, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि मानसून सत्र की शुरुआत से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई है, जो कि कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत से ऐसी परंपरा रही है। आज पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता शिरकत करके और संसद भवन को बेहतरीन ढंग से चलाने को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए। आपको बताएं कि कल से सदन की जो सत्र है वो शुरू हो रहा है और आने वाली 11 अगस्त तक कहीं ना कहीं ये सदन चलेगा। अगर बात की जाए तो इस बार के सदन में कहीं ना कहीं तमाम जो अगर देखें तो हंगामों के आसार पहले से ही कहीं ना कहीं सदन के अंदर में देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए प्रमुख मुद्दों की तो कहीं ना कहीं देखें तो दिल्ली में जो केंद्र सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है उसको लेकर लोकसभा और साथ ही साथ राज्यसभा में कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है और विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। साथ ही आपको बताएं कि हाल फिलहाल में अगर देखें तो आपने देखा कि कैसे देश के 7 सिस्टर्स के राज्यों में जैसे कहीं ना कहीं रेल हादसा हुआ था, उसको लेकर रेल सुरक्षा के विषय में विपक्ष घेरने की तैयारी करेगा। साथ ही आपको बताया कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं अडानी मामले को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जेपीसी की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पिछला सत्र हंगामे का भेंट चढ़ गया और इस बार भी कहीं ना कहीं ये मामला प्रमुखता से तमाम विपक्षी दल उठाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ मणिपुर की जो हालत है, जो मणिपुर के अंदर में हिंसा हुई है, इन मुद्दों पर बात करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश की सियासत तेज है और माना जा रहा है कि मानसून सत्र में सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए की सरकार के द्वारा इस बिल को कहीं ना कहीं संसद भवन में रखा जाएगा। लेकिन देखिए विभांशु, लेकिन अब जिस तरीके से हंगामेदार रहा था बीता जो कार्रवाई थी, इस बार भी ये कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र काफी मूसलाधार रहने की उम्मीद है। ऐसे में कौन कौन से विधेयक है जिसको पेश किए जाने की कोशिश जो है वो सत्ता पक्ष करता हुआ नजर आएगा? जी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 22 ऐसे बिल हैं जो लंबे अरसों से लोकसभा में कहीं ना कहीं पेंडिंग है। वहीं अगर बात की जाए तो राज्यसभा में लगभग 9 बिल है। कुल मिलाकर लगभग 31 बिलों पर चर्चा होना है। वहीं अगर बात की जाए तो इस बार के सत्र में खास ये है कि देश के 75 साल के आजादी के इतिहास में पहली मर्तबा सदन एक नए पार्लियामेंट में चलेगी। आपको बताया कि प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और पहली दफा नए संसद में सत्र चलते हुए नजर आएगा। साथ ही आपको बताया कि अगर बात करें तो इन तमाम बिलों को जो लंबे अरसे से पेंडिंग है उसको सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखेगा उसको पारित करने को लेकर। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार जो लंबे अरसे से बिल पेंडिंग है उसमें से कितने बिल पास होते हैं दोनों सदनों में। और साथ ही विपक्ष अगर बात की जाए तो इन तमाम मुद्दों को साथ साथ कहीं ना कहीं महंगाई और साथ ही साथ बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने का प्रयास करेगा। साथ ही ठीक है विभांशु, अभी आपने जिक्र किया कि 30 से 31 बिल ऐसे हैं जो कि पास करने की कोशिश करेगी सत्ता पक्ष। ऐसे में कौन कौन से फील्ड के ये जो बिल हैं इसको पास करने की कोशिश की जाएगी? जी अगर बात की जाए तो इन तमाम बिलों में सबसे प्रमुख बिल है समान नागरिक संहिता, जिसको लेकर लगातार अगर बात की जाए तो देश के अंदर में सियासी जंग जारी है। साथ ही साथ कॉमन वेज हो या बात करें तो ऐसे तमाम जो बिल हैं, चाहे बात करें तो अगर देखें तो ऐसे तमाम उपभोक्ताओं से जुड़े, चाहे बात की जाए शिक्षा से जुड़े, चिकित्सा से जुड़े, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सीनियर सिटीजन्स को लिए जो वरीयता दी जाती है, ऐसे तमाम बिल जो हैं वो लंबे अरसे से कोर्ट के अंदर संसद के अंदर में पेंडिंग है, जिस पर चर्चा कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से करने का प्रयास किया गया है। मगर कहीं ना कहीं हंगामों की वजह से एक लंबे अरसे से तमाम विधेयक ऐसे हैं जो देखा जाए तो सदन के पटल पर रखने से कहीं ना कहीं वंचित रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल से सदन की शुरुआत होगी, मगर राहुल गांधी की कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी सरनेम मामले में सदस्यता खत्म होने के बाद वो संसद का हिस्सा नहीं होंगे। तो देखना होगा कि कौन यूपीए की तरफ से अगुवाई करता है और कैसे
सत्ता पक्ष को घेरता है। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अगर देखें तो राज्यसभा के अंदर में है, मगर लोकसभा के अंदर उनकी संख्या 0 है। तो लोकसभा के अंदर में आम आदमी पार्टी की गैर मौजूदगी में जो केंद्र सरकार के खिलाफ, जो केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली में जो बिल लाया गया है, उसको लेकर कौन विपक्षी दल बात करता है। साथ ही लेकिन देखिए विभांशु, जिस तरीके से अगर हम बीते सत्र की बात करें तो अभी आपने जिक्र किया कि हंगामे की भेंट चढ़ गई थी सभी सत्र, यानी कि जो जनता का पैसा है वो पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि पानी की तरह बह गया, क्योंकि कार्रवाई तो हो नहीं पाई, हर एक दिन स्थगित होता रहा। आज जैसे परंपरा के मुताबिक सत्र चलने से पहले बैठक हुई है, किस तरीके से सहमति बनी है सत्र को चलाने को लेकर? जी, साफ तौर से आज की बैठक में बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए थे, साथ ही साथ तमाम विपक्षी दल के नेता भी सम्मिलित हुए थे। उनका तमाम प्रतिनिधियों को इस बैठक का हिस्सा बनाया गया था। इसमें साफ तौर से सदन में गरिमा बनाकर अपने मामले को रखने की बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं चर्चा को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से एक प्रस्तावना दी गई है कि जो हमारे देश के तमाम प्रमुख मुद्दे हैं उसको लेकर हमें बोलने का मौका दिया जाए। साथ ही आपको बताया कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि हर एक सांसद को पूरी अगर देखें तो पारदर्शिता के साथ संसद भवन के अंदर में बोलने का मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल किन मुद्दों को लेकर सरकार यानी कि सत्ता पक्ष किन मुद्दों को लेकर चर्चा करता है और तमाम जो विपक्षी दल कल एकजुट होकर संसद भवन में बैठेंगे वो किस स्वर में बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिसको भुनाते हुए कल विपक्षी पार्टियां नजर आएंगी, और साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मॉनसून सत्र का पहला दिन भयंकर हंगामेदार रहने वाला है। तो वही बीते दिनों हुई बैठक में अब लोकसभा का चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच देखने को मिल सकता है। तो वही इस बीच बसपा सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो आगामी लोकसभा चुनाव किसी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगी, यानी कि वो चुनावी मैदान में अकेले ही हुंकार भरेंगी, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में भी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन पंजाब और हरियाणा के लिए रीजनल पार्टियों से गठबंधन का जो विकल्प है वो खुला हुआ है, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। मायावती ने शर्त ये रखी है कि जिसका भी गठबंधन एनडीए या इंडिया के साथ होगा वो उससे गठबंधन नहीं करेंगी। तो मायावती ने एक बार फिर से एकला चलो की राजनीति को दोहराने का प्रयास किया है। तो वहीं आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर कांग्रेस के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में दोनों की ही सरकारें रही, लेकिन इन दोनों ही सरकारों ने जो जनता है उसके हितों का ध्यान नहीं रखा है। तो इस खबर पर रुख करते हैं विवेक का, जो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, मायावती ने एक बार फिर से एकला चलो का ऐलान किया है, यानी कि वो लोकसभा चुनाव में अकेली चलेंगी। देखिए विवेक, 2024 का चुनाव नजदीक है और सीधा सीधी जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में होती हुई दिख रही है। ऐसे में आखिर मायावती का सीक्रेट प्लान क्या है जिसके तहत वो गठबंधन से काफी दूर भाग रही हैं? देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो पिछले 2 हफ्ते में ये दूसरी बार हुआ है जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के बाहर जाके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके पहले भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने पार्टी के कार्यकर्ता और पंजाब और हरियाणा राज्यों के जो पदाधिकारी हैं, बसपा के कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत की, मंथन किया और 2024 के लोकसभा चुनाव और पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में आगामी चुनाव को लेकर तमाम तरीके की योजनाओं पर बसपा का ध्यान केंद्रित कराया। अगर देखा जाए तो इन सभी योजनाओं में जिस प्रकार से बसपा अपनी पार्टी को लेकर चल रही है, आज ये जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर कांग्रेस और भाजपा की सरकारों पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि ये दोनों ही सरकारें जनता के लिए हितकारी बिल्कुल भी नहीं है। यूपीए अब एक नए स्वरूप इंडिया के रूप में आ रहा है, क्योंकि उसको सत्ता
का सुख चाहिए। और वही अगर बात करें तो एनडीए पिछले 10 सालों से सत्ता में काबिज है, लेकिन देश की जनता के लिए, जो गरीब जनता है, उनके लिए, जो दलित है, आदिवासी है, पीड़ित है, उनके लिए यह सरकार 10 सालों में कुछ खास नहीं कर पाई है। अगर देखा जाए तो अभी तक मायावती ने न पक्ष का स्टैंड लिया है, न विपक्ष का स्टैंड लिया है, और वो इन दोनों की राजनीति से खुद को और बसपा को अब तक अलग थलग रखी हुई है। लेकिन देखिए विवेक, जिस तरीके से बीते दिनों विपक्षी दलों की बैठक हुई है, उसके एक ही दिन बाद, यानी कि 24 घंटे भी कहा जाए, समय पूरा नहीं हुआ था, इसी बीच मायावती ने ऐलान किया है कि वो गठबंधन नहीं करेंगी। तो क्या न्योता नहीं मिलने से मायावती इतनी नाराज हो गई कि आज उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी? देखिए, अगर देखा जाए तो इसका सीधा कारण ये नहीं है कि उनको निमंत्रण नहीं मिला था। कांग्रेस की भी बात मायावती से चल रही थी इसके पहले, पर मायावती राजी नहीं थी। अगर इसके पहले के सिनेरियो पे नजर डाले तो यूपीए की जब सरकार रही है तो इसके पहले भी मायावती अंदरूनी रूप से यूपीए का सपोर्ट करती हुई देखी जा रही है। चुनाव के बाद जो है वो यूपीए का अंदरूनी तरीके से सपोर्ट करती हुई देखी जा रही है, और पूरी तरीके से यूपीए के सपोर्ट में, जब यूपीए का कार्यकाल 10 साल का रहा है, तो हमने देखा किस प्रकार से बसपा ने सपोर्ट किया है कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूपीए को। अगर देखा जाए तो एनडीए और इंडिया दोनों के गठबंधन से अलग चलते हुए अकेला चलो की राह पे मायावती चल रही है। और सिर्फ मायावती नहीं, देश की और भी कई राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक दलों के प्रमुख हैं जो इस दोनों मोर्चों से अपनी अलग राय बचा के अपने अलग अलग राय लोकसभा चुनाव में दिखाते हुए देखे जा सकते हैं अपने पार्टी को। और इंडिया और एनडीए के बैनर के तले ना आके अपनी अलग पहचान को दिखाते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक, शायद अलग पहचान दिखाने के लिए ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एकला चलेंगी, यानी कि लोकसभा चुनाव में अकेली चलेंगी। लेकिन उससे पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। देखिए विवेक, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मायावती ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के लिए गठबंधन का जो विकल्प है वो खुला है। आखिर 2 राज्यों के लिए ही उन्होंने अपना जो विकल्प है वो खुला क्यों रखा है? बाकी अन्य राज्यों से वो पहले ही किनारा कर चुकी है कि वो कहीं भी और गठबंधन नहीं करेंगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के साथ साथ अगर देखा जाए तो कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और बसपा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। इन 4 राज्यों के लिए उसने आकाश आनंद को प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है, और इसके बाद से बसपा लगातार अपने कार्यकर्ताओं को वहां से भेजकर प्रभारी के पास रिपोर्ट बनाएगी। और तमाम तरीके से देखा जाए तो इन 4 राज्यों में बसपा अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। अब सक्रियता बढ़ा रही है तो उस 4 राज्यों में 4 राज्यों की अगर बात करें तो बसपा को अपने एक सहयोगी दल की तलाश है जो बसपा के खोए हुए अस्तित्व को पाने में कहीं ना कहीं उसकी मदद कर सके। अगर देखा जाए 2012 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजनीति में बसपा का जो ग्राफ है वो गिरा है, और कह सकते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक पतन बसपा का शुरू होने लगा है। 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीती थी, तब सपा के साथ गठबंधन था। इस बार गठबंधन किसी के साथ नहीं है, मायावती अकेले लड़ने जा रही है। तो उन 10 सीटों के बचाने के अलावा और भी सीटें हैं जिन पर मायावती की निगाहें हैं, और भी राज्य है जिन पर मायावती अपनी निगाहें जमाई हुई है। एक समय था जब बसपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, और बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार थी और 3-4 राज्यों में ठीक ठाक वोट शेयर बसपा शेयर कर रही थी। लेकिन आज की परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति से कहीं ना कहीं बसपा का खात्मा हो गया है, और बाकी राज्यों में जहां इसका अस्तित्व था वहां से भी बसपा की राजनीति अब धूमिल होते हुए देखी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक। फिलहाल मायावती के सामने चुनावी जमीन को तैयार करने की सबसे बड़ी चुनौती है, तो उसी बीच आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो एकला चलो की जो अपनी बात है उस पर कायम है, वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब के लिए उनके रास्ते खुले हैं, लेकिन इसकी भी शर्त है कि जिसका एनडीए और इंडिया के साथ गठबंधन नहीं होगा वो उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे। तो धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बीते दिन यूपी के देवबंद में उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें बदमाशों ने कई राउंड चंद्रशेखर की गाड़ी पर गोली भी चलाई थी, जिसमें गोली उनकी कमर पर लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। वहीं हमले को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और देश के कई बड़े नेताओं ने प्रदेश की
कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए थे और हमले पर कड़ी निंदा भी जाहिर की थी। वहीं हमले को लेकर अब आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मोर्चा खोलते हुए आगामी 21 जुलाई को देश की राजधानी यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के 6 बड़े नेताओं की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता हिस्सा लेते हुए जो हमले हैं उस पर सवाल भी खड़ा करता हुआ नजर आएंगे। तो देखिए, चंद्रशेखर पर हुए हमले के विरोध में अब प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 21 जुलाई यानी कि अब से एक दिन बाद ये प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा। दरअसल बीते दिनों देवबंद में काफिले पर हमला किया गया था चंद्रशेखर के। इस दौरान उनके कमर पर गोली भी लगी थी, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो वहीं अब मोर्चा खोलने की तैयारी में नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी, जहां एक 6 नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है और साफ तौर पर उन्हें दिशा निर्देश दिया है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा करेंगे। रुक करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, चंद्रशेखर पर हुए हमले के विरोध में 21 जुलाई का वो दिन है जब प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी का भी जो समर्थन है वो इस प्रदर्शन को मिल चुका है। किन किन के कंधों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बताया कि देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पे हुए हमले को लेकर अब आजाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगामी 21 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कहीं ना कहीं कूच करने की तैयारी में है। तो वहीं समाजवादी पार्टी इनके इस धरना प्रदर्शन में अपना कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करते हुए नजर आई है। आपको बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार मुस्कान 6 नेताओं को कहीं ना कहीं कंधों पर जिम्मा दिया गया है। अगर बात करें तो संभल से सांसद डॉक्टर एसटी हसन, वहीं बात करें तो सांसद जावेद अली खान और मेरठ से विधायक अतुल प्रधान और साथ ही कमाल अख्तर को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दिया गया है। और साथ में अगर बात करें तो सुधीर भाटी और अजय गुप्ता को भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सपा के डेलीगेशन के तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर जाने को कहा गया है। साथ में आपको बता दें कि इनके हजारों की तादाद में अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे समाजवादी पार्टी के। साफ तौर से देखने वाली बात यह होगी कि इस महाजुटान के माध्यम से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से ये कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एकत्रित हो रहे हैं। अब बिल्कुल सही कहा आपने विभांशु। देखिए तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से ये प्रदर्शन का ऐलान किया जा चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा होंगे, क्या वाकई में वो सुरक्षा दिला पाएंगे चंद्रशेखर को, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन की बात कही जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था तो तमाम ऐसे बड़े नेताओं की तरफ से ट्वीट्स आए थे, चाहे बात करें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो या बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, चाहे आरएलडी चीफ जयंत यादव चौधरी हो। ये तमाम नेता कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा देने की मांग करते हुए नजर आए थे और इनका कहना था कि गृह मंत्रालय को कहीं ना कहीं सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि बात करें तो प्रदेश के अंदर में तमाम विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिली है, तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं। इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं उनके सिक्योरिटी को लेके होगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखिए विभांशु, प्रदर्शन तो चंद्रशेखर की सिक्योरिटी पर होगा ही, और क्या इस प्रदर्शन के दौरान खुद चंद्रशेखर जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी आजाद समाज पार्टी की तरफ से 21 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं को जंतर मंतर पर एकत्रित होने के लिए कहा गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना इसमें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं इस धरना प्रदर्शन में जंतर मंतर पहुंचेंगे, क्योंकि बात करें तो उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की एक आह्वान पे ये प्रदर्शन हो रहा है और निश्चित तौर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में ही बैठेंगे।
जाएंगे। 21 तारीख को कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है धरना प्रदर्शन करने का, जो उनकी तरफ से जो निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।